गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इकोनॉमिक्स का जो हमारा सेकंड चैप्टर है पीपल एज ए रिसोर्स उसको आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, हमने हाफ से भी ज़्यादा पार्ट इसका पढ़ लिया है पिछली 2 वीडियोज़ में, और हमें डिस्कस कर चुके हैं कि पीपल को हम कैसे रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो सभी रिसोर्स में कैसे वैल्यूबल है। ठीक है, कैसे पॉपुलेशन को लायबिलिटी से एसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कौन सी जो इन्वेस्टमेंट है जो हमें उसमें करने चाहिए। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। कौन कौन सी एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, कैसे हम अपनी पॉपुलेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, गवर्नमेंट है वो कौन कौन से स्टेप उठाती है कि वो जो पॉपुलेशन की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने में। तो इन सभी बातों के बारे में हमने पीछे डिस्कस कर चुके हैं, और हम जो 3 सेक्टर्स होते हैं इम्पोर्टेंट उनको भी हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक जो रिमेनिंग है वो टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोज़गारी। अब बेरोज़गारी कौन सी बेरोज़गारी है? ठीक है, तो बेरोज़गारी क्या होती है कि अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट कैन नॉट फाइंड जॉब। यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें लोग चाहते हैं काम करना, उस प्रचलित जो भी अवेलेबल है वेज की जो रेट है, जो सैलरी का या जो भी उनकी इनकम की जो रेट है, यानी एक तरह से जो वेज है, मजदूरी की जो दर है वो प्रचलित है, उस पर वो काम करना चाहता है लेकिन फिर भी उसको काम नहीं मिलता है। यानी कि मान लो एक आदमी है, वो कहता है कि मार्केट में ये पता है कि इस जॉब का इतने पैसे मिलेंगे। ठीक है, मान लो कोई एक जॉब है, उसको 10,000 रुपये की जॉब है और मैं चाहती भी हूँ कि हाँ मुझे मिल जाए ये जॉब, तो मुझे 10,000 रुपये मैं काम कर दूँगी, लेकिन मेरे चाहने के बावजूद भी मुझे वो जॉब नहीं मिलती है। तो ये क्या है? ये अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, समझ में आ रहा ना कि जिस जो मजदूरी की जो दर है, जो वेज का जो रेट है, जो प्रिविलिंग है, यानी जो अवेलेबल है सोसाइटी में, और उस पर जो बहुत सारे पीपल उस पर काम करना भी चाहते हैं, वांट टू वर्क बट डोंट फाइंड, लेकिन फिर भी उनको वो नहीं मिलती है। दे कांट डू जॉब, दे कांट गेट जॉब। तो इसका मतलब वो क्या होती है? हमारी अनएम्प्लॉयमेंट होती है। When we talk of unemployed people, we refer to those in the age group of 15 to 59। अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं तो हम एक ऐसे ग्रुप के बारे में बात करेंगे जिनकी एज 15 से 59 के बीच में है। ठीक है, समझ रहे हो ना कि हम अनएम्प्लॉयड किसको कह सकते हैं? एक बेरोजगार व्यक्ति कौन होगा? जिसकी एज 15 से लेकर कितनी होगी? 59। अगर जो 15 साल से नीचे के जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर्स ऑफ एज एंड द ओल्ड पीपल अबाउ 16 आर नॉट कंसिडर्ड व्हाइल काउंटिंग द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड। जब हम अनएम्प्लॉयड की काउंटिंग करते हैं तो हम उन बच्चों को जिनकी एज 15 से कम होती है और उन बुजुर्गों की जिनकी एज 60 से अबव होती है, तो हम उस ग्रुप को हम अनएम्प्लॉयड में काउंट नहीं करते हैं। समझ रहे हो ना कि अनएम्प्लॉयमेंट किस पे बेस है? एक एज ग्रुप पे बेस है, और वो ग्रुप कौन सा है? 15 से 59 ईयर्स के जो पीपल हैं उनको हम अनएम्प्लॉयड में काउंट करेंगे। यानी कि जिनकी एज 15 से अबव है या 59 से कम है, तो ऐसे लोग जिनको काम नहीं मिलता है, जो काम वो चाहते हैं वो काम उनको नहीं मिलता है, तो हम उनको क्या कहेंगे? अनएम्प्लॉयड कहेंगे। ठीक है, अब हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी कुछ कैटेगरीज होती हैं, उसकी कुछ टाइप्स होती हैं, बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन हम 9th में सिर्फ 3 टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। बाकी की जो टाइप्स होती हैं हम उसको 11th या 12th क्लास में पढ़ेंगे। 9th में सिर्फ 3 ही कैटेगरीज को डिफाइन किया गया है, और वो है, एक है हमारी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरी डिस्गाइड अनएम्प्लॉयमेंट, और तीसरी है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। अब जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, ये तो हमें नाम से ही सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि
बेरोजगारी। अब मोस्टली बेरोजगारी क्या होगी कि इसमें क्या होता है कि गांव में अगर हम देखते हैं या शहरों में भी कुछ फील्ड है ऐसी जिसमें हम ये देखते हैं कि कुछ महीने उनको काम नहीं मिलता, ठीक है। जैसे मान लो गांव में जो लोग हैं, जो लेबर्स हैं, जो खेतों में काम करते हैं, तो उनको कुछ महीने काम नहीं मिलता है। जैसे मान लो कुछ महीने तो उनको बहुत काम मिलता है। जब हमारा काम बुआई का आता है, कटाई का आता है और जो निराई का काम होता है तो उसमें लेबर्स को बहुत सारा काम मिलता है, ठीक है। जब हमारा सोइंग का, हार्वेस्टिंग का, वीडिंग का जो काम होता है तो उसमें पीपल सभी एंगेज होते हैं। मैक्सिमम जो हमारे लेबर्स होते हैं अगर वो काम चाहते हैं तो उनको क्या होता है, जॉब मिल जाती, काम मिल जाती। लेकिन उसके बाद जो कुछ मंथ ऐसे हैं, जैसे मान लो हमारी अप्रैल में सभी काम हो गया है, जो हमारी क्रॉप है वो हार्वेस्ट हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद जो मई से लेकर जो जुलाई के बीच का जो हमारा पीरियड है तो उसमें क्या होता है, उसमें कोई काम ही नहीं होता एग्रीकल्चर का, तो उस दौरान वो बेरोजगारी आ जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कहेंगे कि इट अकर्स व्हेन पीपल फेल टू गेट जॉब ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर्स। कि ये जो बेरोजगारी है वो तब होती है जब लोगों को कुछ साल के कुछ महीने क्या होता है, जॉब नहीं मिलती, जॉब पाने में वो असफल होते हैं, ठीक है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, कई बार 3 मार्क्स का भी आ जाता है, कई बार 5 का भी आ जाता है, ठीक है। कई बार इनको डिफरेंशिएट पूछ लेते हैं, कभी एक ही पर्टिकुलर को डिफाइन करना पूछ लेते हैं। तो ये पूरे तीनों जो मैं पार्ट बता रही हूँ तीनों इम्पोर्टेंट है। और जो हमारा ये है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, दोनों ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि दैट इज़ ड्यूरिंग ऑफ सीजन, और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये ऑफ सीजन के दौरान होती है। फार्म लेबर्स यूजुअली फेस दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। और जो खेती बाड़ी के जो में लगे हुए हैं जो लेबर्स, ठीक है, जो कृषि में जो लेबर्स लगे होते हैं उन लेबर्स को इस अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ता है, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया है। अब हम दूसरी टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी होती है हमारी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को हिंदी में बोलते हैं प्रेक्षण या छिपी हुई। तो डिसगाइज्ड का मतलब होता है कि हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, कि हिडन का मतलब छुपी हुई। लगता तो ऐसे कि सभी लोग रोजगार मिला हुआ, सभी काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उसमें कुछ लोग क्या होते हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं। तो इट रेफर टू ए सिचुएशन वेयर इन द नंबर ऑफ वर्कर्स इन जॉब इज मोर देन एक्चुअली रिक्वायर्ड टू डू जॉब। ये एक ऐसी सिचुएशन को रेफर करता है जिसमें जिस काम को एक्चुअल में जितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है उससे ज़्यादा उसमें लगे होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बताती हूँ, गांव में एक फैमिली है और उसके 8 मेंबर हैं और उनके पास वो खेत है, वो 8 के 8 मेंबर खेती बाड़ी में लगे हैं, ठीक है। वो सबको कहते हैं कि हमारे पास काम, हम तो खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में तो 5 ही आदमी की ज़रूरत है। वहाँ पे कितनी ज़रूरत है, 5 ही आदमी की ज़रूरत है। और वो खेत कहता है कि मैं तो उतना ही प्रोडक्शन दूंगा, चाहे तुम 8 लग जाओ चाहे तुम 5 लग जाओ। खेत कहता है कि 10 भी लग जाओगे तो भी प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं दूंगा। तो वहाँ पे जो हमारे 3 जो मेंबर्स हैं वो तीनों मेंबर्स क्या हैं, अनएम्प्लॉयड है। क्योंकि अगर वो 3 मेंबर छोड़ के चले जाएंगे खेती बाड़ी को और दूसरा कोई काम करेंगे तो उस खेत के जो प्रोडक्शन है ना उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो उतना ही प्रोडक्शन देगा जितना कि वो पहले देता है। क्यों? क्योंकि उस जो हमारा फील्ड है, जो भी हमारा खेत है, उसको सिर्फ 5 ही वर्कर्स की क्या है, रिक्वायरमेंट है, उससे ज़्यादा उसको रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है। तो इसमें आगे मैं डिफाइन करती हूँ, सेम वही बातें आएंगी कि द एक्स्ट्रा नंबर ऑफ वर्कर्स इज डिसगाइज्डली अनएम्प्लॉयड। और जो मैंने बताया है कि 3 जो एक्स्ट्रा हैं, तो तीनों जो एक्स्ट्रा वर्कर्स हैं वो डिसगाइज्डली अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी है तो हम अनएम्प्लॉयड लेकिन दूसरों को दिख रहा है कि वो भी काम में लगे हुए हैं, ठीक है। दिस ऑल्सो कैन बी सीन इन एग्रीकल्चर वर्कफोर्स वेयर मोर देन required number of a family member is involved in work that could be done by 3 people only, ठीक है। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये हमेशा जो एग्रीकल्चर वर्कफोर्स होता है वहाँ पे दिखाई देती है
जहाँ पर ज़्यादा लोग क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि फैमिलीज़ में बताया उसके 8 पीपल है और वो उससे में इन्वॉल्व है खेती बाड़ी में, जबकि वो काम है वो सिर्फ 3 लोग कर सकते हैं। वो खेत इतना है कि उस पर 3 लोगों की ही रिक्वायरमेंट है, जबकि लोग जुड़े हुए हैं 8। तो मीन्स क्या है कि इट मीन्स क्या होगा कि दो 5 पीपल आर डिस्गास्टली अनएम्प्लॉयड एज देयर प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस डज नॉट मैटर। कि जो 5 जो लोग हैं, एक फैमिली के 8 लोग हैं एक खेत में लगे हुए हैं, जबकि वो खेत तो कहता है कि मुझे तो सिर्फ 3 ही वर्कर्स की ज़रूरत है। बाकी जो 5 हैं वो डिस्गाइजली क्या है, अनएम्प्लॉयड हैं, छिपे हुए क्या है छिपे हुए बेरोजगार हैं। वो कहता है कि अगर ये 5 में चले जाएंगे ना तो भी कोई इनकी जो एब्सेंट होगी उसमें मेरे से कोई मैटर नहीं रखता, मेरे से कोई मतलब नहीं रखता। ये चले भी जाएंगे तब भी मैं उतना ही प्रोडक्शन दूँगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब एक खेत है जिसमें हमें सिर्फ 3 मजदूरों की ज़रूरत है, वहाँ पर 5 लोग लगे हुए हैं। ठीक है, और वो 5 ही क्या दिखा रहे हैं कि हम तो एम्प्लॉयड हैं, हम तो खेती बाड़ी करते हैं, जबकि ज़रूरत क्या है 3 की। तीसरा जो हमारा है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि मान लो जो आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे स्कूल कॉलेज खुले जा रहे हैं। ठीक है, और सभी पैसे दे रहे हैं और एजुकेशन ले रहे हैं। ठीक है, पैसे दे के एडमिशन ले लिया और क्लासेस पास कर। लेकिन जो सेक्टर हैं उनको तो उतने लोगों की ज़रूरत नहीं है, और वो तो कहता है कि तुम तो डिग्री ले लेके आ गए, हमारे पास काम ही नहीं, हम आपको काम कहाँ से देंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो पढ़े लिखे जो लोग हैं वो क्या हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। अब अनएम्प्लॉयड क्या है, जैसे आपने कई बार ये बात सुनी होगी कि कई बार न्यूज़पेपर में अभी आता है कि एक पियोन की जॉब निकलती है या ग्रुप डी की जो जॉब निकलती है तो उसमें PhD किए हुए, B.Ed B.Tech किए हुए, ठीक है, MSc किए हुए बच्चे भी उसको अप्लाई कर देते हैं। तो ये सब किसको शो कर रहा है, ये हमारे अनएम्प्लॉयमेंट को शो कर रहा है। कौन सी, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको हम एजुकेटेड क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, यानी पढ़े लिखे बेरोजगार। अब कई बार क्या होता है कि जो कुछ लोग ऐसे हैं कि मान लो मेरे पास मैंने B.Ed कर रखा है और मेरी जो एबिलिटी है वो है कि मैं टीचर लगूं, टीचर की सैलरी होती 60,000। अब मुझे वो नहीं मिल ही नहीं रही है, तो मैं क्या करूं, मैं सोचूं चलो PN का ही काम कर लेती हूँ। ठीक है, तो मैं PN लग गई। तो PN लग के मैं क्या हो गया कि ठीक है मैं PN लग गई, PN में सैलरी मुझे 15,000 रुपये मिलती है, जबकि मेरे पास जो क्वालिफिकेशन है वो 60,000 रुपये की है, मैं काम 15,000 रुपये का कर रही हूँ। तो इसका मतलब मैं अपने आप को एम्प्लॉयड कह दिया, दुनिया को दिखाने के लिए एम्प्लॉयड कह दिया, लेकिन मेरा जो सेटिस्फेक्शन है, मेरी जो एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है। कहने का सीधा सीधा मतलब है, जैसे आपके मान लो 100 नंबर का पेपर होता है और आपको 33 से पास होना और आपको 34 मिल गए, तो आप टॉपर तो नहीं हुए ना। मान लो आप 34 में पास हो गए, ठीक है, आप पास हो गए, अगली क्लास में प्रमोट हो गए, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हुए कि जितनी मेहनत हमें करनी चाहिए थी, जिस लेवल से हमें आगे बढ़ना चाहिए था, उतना हमें नहीं मिला। तो यही बात इस पे क्या होती है, रेफ़र होती है, इसी पे ये सेटल होती है बात हमारी कि इट अकर्स व्हेन द एजुकेटेड पर्सन डू नॉट गेट एम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू इट्स एजुकेशन लेवल। ध्यान से देख सुनना ये बात कि ये जो सिचुएशन, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये वहाँ पर पाई जाती है जब जो एजुकेशन पर्सन है उनको जॉब नहीं मिलती है अकॉर्डिंग टू इट्स एजुकेशन लेवल, उनके एजुकेशन लेवल के अकॉर्डिंग नहीं मिलती। ठीक है, अब ये तो है नहीं कि एक B.Tech करके आया है, वो एक छोटा सा कंपनी में मैकेनिक का काम कर रहा है, तो काम तो कर रहा है लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि उसकी जो डिग्री है, जो उसके पास जो क्वालिफिकेशन है, वो उस काम के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, अगला है और हैज़ टू वर्क बिलो इट, और वो उसको ऐसा काम करना पड़ता है जो उसको नीचे का, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि टीचर है, उसने B.Tech कर रखा है ना, वो सॉरी B.Ed कर रखा है, MA कर रखी है, MSc कर रखी है, और उसको 60,000 की नौकरी मिलनी चाहिए लेकिन वो नहीं मिली, तो उसने एक PN की जॉब ज्वाइन कर ली या एक क्लर्क की जॉब ज्वाइन कर ली, जो उसे हाफ सैलरी मिलती है, और उसको गिल्टी भी फील होता है कि जिस में वो काम कर रहा है वहाँ पर 10वीं पास भी लोग काम कर रहे हैं।
तो क्या है, वो सेटिस्फेक्शन नहीं है और वो क्या है, एक एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी। ठीक है, अगर हम इसका एग्जांपल देखते हैं तो पीपल हैविंग हायर डिग्री ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन डू नॉट हैव वर्क टू डू और ए कंप्यूटर। ठीक है, कि जैसे जो हमारे हायर डिग्री एजुकेटेड जो पीपल होते हैं उनके पास एजुकेशनल डिग्री भी होती है लेकिन उनको काम नहीं मिलता है। जैसे एग्जांपल दिया गया है कि एक कंप्यूटर इंजीनियर है, डिग्री होल्डर है, कि एक कंप्यूटर डिग्री होल्डर है जिसने सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कोर्स से बीटेक कर रखी है और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर का एक काम कर रहा है फील्ड में। ठीक है, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर तो आप 5-6 महीने का 10वीं के बाद या 12वीं के बाद आप कंप्यूटर का कोर्स कर लो, वो भी कर सकता है, लेकिन उसने तो बीटेक कर रखी है, अपनी 4 साल उसमें खपाई है और फिर भी वो काम कर रहा है। तो ये हमारा क्या है, हमारा एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसको हम अर्बन एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें पढ़ना है कि जो इम्पैक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसमें हम प्रभाव भी बोल सकते हैं, हम इसकी प्रॉब्लम्स भी बोलते हैं, हम इसको चैलेंज भी बोल सकते हैं। और एक क्वेश्चन कई बार आ जाता है हमारे पेपर में कि व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट या व्हाट आर द चैलेंजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, हाँ, तो और इसी तरह से ये क्वेश्चन कई बार बन जाता है, तो इसके हम पढ़ लेते हैं कि क्या प्रभाव पड़ता है अनएम्प्लॉयमेंट का। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। इससे क्या होता है कि हमारा जो मैन पावर है वो रिसोर्स, वो क्या होता है, वेस्टेज होती है उसकी। अब आपको समझ में आया कि मैन पावर क्या होती है। मैन पावर ये होती है, मान लो मैंने बीएड कर रखा है, ठीक है, और मैं बहुत अच्छा पढ़ा सकती हूँ लेकिन मुझे जॉब नहीं मिली। तो जॉब नहीं मिली तो इससे मेरा तो नुकसान हुआ, साथ में औरों का भी नुकसान हुआ कि हो सकता है कि मैं औरों से अच्छा उनको पढ़ा देती। समझ रहे हो ना। तो इससे क्या होता है, जो हमारा मैन पावर रिसोर्स है जिसको हम एसेट में कन्वर्ट करना चाहते थे, जिस पे हमने इन्वेस्ट भी कर दिया, लेकिन वो इन्वेस्ट क्या हो गया, फेल हो गया, वो सक्सेस नहीं हो रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि जो हमारा मैन पावर है वो क्या हो रहा है, वेस्टेज हो रही है उसकी। अगला है कि पीपल हु आर एसेट फॉर द इकोनॉमी टर्न्स इनटू ए लायबिलिटी, कि जो लोग हमारे इकोनॉमी के लिए एसेट थे, संपत्ति थे, वो किस में बदल गए, लायबिलिटी में बदल गए। ठीक है, यानी हमने उसको इन्वेस्ट कर दिया, उस पर उसको पढ़ा दिया, अच्छी हेल्थ एजुकेशन भी दिला दी, ठीक है, लेकिन उसको जॉब नहीं मिली। तो जॉब नहीं मिली तो अब भी तो क्या है, लायबिलिटी है ना। मान लो कि आपके जैसे एक पेरेंट्स है, उसने अपने बच्चों को पढ़ा दिया, लिखा दिया, बीटेक डिग्री दिलवा दिया, बार बार बीटेक का नाम ले रहे थे, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बीटेक को डेमोलाइज करना चाहती हूँ या उसको नीचे दिखाना चाहती हूँ, जस्ट ए एग्जाम्पल। ठीक है, तो जो बीटेक डिग्री होल्डर है वो घर बैठा, उसको जॉब ही नहीं मिल रही है, तो वो क्या है, वो भी अपने माँ बाप पे लायबिलिटी बना हुआ। आज भी उसके माँ बाप उसको कमा के खिला रहे हैं, पहले भी खिला रहे थे, जो उसका एक अनपढ़ बेटा था उसको भी वो खिला रहे हैं, तो वो लायबिलिटी अभी बना हुआ है, देश के लिए भी लायबिलिटी बना हुआ है। ठीक है, देयर इज ए फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिसअपेयर अमंग द यूथ, और इसकी वजह से लोगों में एक निराशा की भावना आ रही है, एक उदासी आ रही है लोगों के, कि वो उनमें एक तरह से आ रहा है कि हम इतना पढ़ लिए, हमारे पास इतनी एजुकेशन है, डिग्रीज हैं, और इसके बावजूद भी हमें क्या है, जॉब नहीं मिल रही। तो उससे लोगों में क्या आ रहा है, डिसअपियर और होपलेसनेस, उसकी जो आशाएं हैं वो कम होती जा रही, होपलेस होते जा रहे हैं। ठीक है, आगे है कि अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इन इकोनॉमिक ओवरलोड। अब अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या है कि हमारी इकोनॉमिक ओवरलोड हो रही है। ओवरलोड का मतलब क्या है कि हमने पहले कह दिया कि 15 साल से नीचे के बच्चे भी अनएम्प्लॉयड नहीं है, वो काम नहीं करेंगे, और ऊपर हमने कह दिया 59 से ऊपर वाले भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, बचे बीच के 15 से 59 के, अब उनको भी जॉब नहीं मिल रही है। तो जो प्रेशर है जो वो किस पे आ गया, वो उन लोगों पे आ गया जिनके पास जॉब मिली हुई है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो हमारी इकोनॉमी है वो क्या हो जाएगी, ओवरलोड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो प्रेशर है वो ज़्यादा लोगों पे, कमाने वाले कम हैं और खाने वाले ज़्यादा। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ डिटरमाइंड इम्पैक्ट ऑफ द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी, इंक्रीज एंड एम्प्लॉयमेंट इज एन इंडिकेटर ऑफ ए डिप्रेस्ड इकोनॉमी। जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका जो इम्पैक्ट है वो ओवरऑल हमारी ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी पे आएगा, जो हमारी इकोनॉमी की जो ग्रोथ है उसके ऊपर आएगा।
और इसकी वजह से क्या होगा, जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये जिसकी संख्या बढ़ती जा रही है, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि जो उसकी इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो डाउन जा रही है। ठीक है, अगर ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो हमारी इकोनॉमी है वो डाउन जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या थे, इम्पैक्ट थे। और ये हमारा जो टॉपिक है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का, ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद एक स्टोरी है, वो मैंने पढ़ा दी थी क्लास में, जो हमारी लाइव क्लासेस हुई थी, तो उसमें हमें पता चल गया था कि कैसे कैसे नई जॉब क्रिएट की जा सकती है अगर हम अपनी उसमें इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो आज बस हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गया है।